Very warm welcome to all of you. Today we are going to commence topic insurance and annuity, one of the commercial arithmetic chapter where there are combination of two topics which are independent. One is insurance and second one which is annuity. Students, in your syllabus, first part इंश्योरेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत आज इंट्रोडक्शन लेंगे और जो हो सका तो हम क्वेश्चंस भी शुरू कर देंगे. स्टूडेंट्स, as you can understand, insurance term, which is not actually new for you because it is also in your subject of organization of commerce and management. You have already learned this particular topic, which is auxiliary to business. ऑक्सिलरी टू बिजनेस मतलब एक प्रकार से इंश्योरेंस जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के अंडर बिजनेसेस को एक सपोर्ट के तौर पे काम में आती है. खास करके इंश्योरेंस की जरूरत उन बिजनेस को ज्यादा होती है जिन लोगों को लॉस होने की मतलब कि जो रिस्क है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है. लॉस इन द सेंस loss of goods, especially in the business, there are many types of risks involved. एक तो पहली बात ध्यान में रखना, any business if you are starting, but obvious risk is involved. हाँ, कम ज्यादा रहता है रिस्क, लेकिन रिस्क होता तो है. आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके आधार पे आपको बिजनेस में से प्रॉफिट मिलने वाला है. मिला नहीं है, हो सकता है लॉस हो जाए, तो ये एक रिस्क की बात है. सो रिस्क भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, वेरियस नेचर के रिस्क होते हैं. बट वी आर टॉकिंग राइट नाउ द रिस्क अबाउट लॉस ऑफ गुड्स स्पेशली, क्योंकि ये लॉस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है. हर एक बिजनेस के हिसाब से अलग अलग अपना हिसाब होता है. तो क्या ये लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, और हम इसको उस तरह से उससे बच के चल सकते हैं क्या, क्योंकि लॉस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, हो सकता है. तो होने के बाद क्या, तो कि कंप्लीटली जो लॉस हो जाना है और हमारे को उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा. लेकिन उसके सामने कुछ हमें कंपनसेशन मिलता है, उस लॉस के सामने कुछ हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, तो हम कहाँ ना कहाँ बिजनेस को सस्टेन करने में या तो आगे बढ़ाने में हमें हेल्प आउट हो जाती है. मतलब लॉस को मिनिमाइज करना ये एक इंश्योरेंस की जो सर्विस है उसका एक मेन मकसद है. वेरी इंपॉर्टेंटली,
इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी टाइप का हो, उसमें दो पार्टी को इन्वॉल्व होना ही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हियर दिस टू पार्टीज in which one is insurance कंपनी, कि जिस कंपनी के पास से हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। कौन खरीदता है? पर्सन और बिजनेस और कंपनी who purchases this insurance पॉलिसी। पॉलिसी वर्ड ध्यान रखना है। पॉलिसी मतलब है कि भाई अलग अलग स्कीम होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग स्कीम के द्वारा इंश्योरेंस की पॉलिसी को बेचती है। उस पॉलिसी में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है कि भाई कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी में कुछ प्रकार की टर्म्स कंडीशन है, तो कुछ पॉलिसी में कुछ दूसरे प्रकार की टर्म्स कंडीशन है। कभी कभी उन लोग एट्रैक्टिव टर्म्स कंडीशंस रखते हैं ताकि हम तुरंत उस इंश्योरेंस कंपनी के पास से वो खरीद लें, इंश्योरेंस की पॉलिसी हम खरीद लें। तो कि ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है, एक प्रकार का दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ प्रोटेक्शन देगा, मेरे रिस्क को जो है वो मिनिमाइज करने का काम ये इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी और ये जो पर्सन या जो बिजनेस जो हम बोल रहे हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर रहा है, ये दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब ये जो पार्टी जो है उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम भी रखा हुआ है कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचती है, that insurance company is called as इंश्योरर। ये शब्द जरा समझ के ध्यान में ले लेने का, क्योंकि कभी ना कभी अभी इन लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह है, तो उसमें ये सब चीज छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हो जाती है। भले अपने को लगता हो कि एमसीक्यू आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गया तो पेपर इजी हो जाएगा, कहाँ ना कहाँ स्कोरिंग हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही हालत खराब हो सकती है, क्योंकि इतना माइन्यूट लेवल पे, डेप्थ में, छोटी सी छोटी बात पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तैयार कर देंगे ना, तो अपना प्रिपरेशन उसके सामने प्रॉपरली इन डेप्थ होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, थियोरेटिकल बैकग्राउंड प्रॉपर हो जाना चाहिए, ताकि हम उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स बराबर से अटेंड कर सके। खाली सम सॉल्व करने वाले बात नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की मैंने बात की तो बोले ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे को थ्योरी पक्का चाहिए, बेसिक पक्का चाहिए, बहुत जरूरी है। सो एक एक पॉइंट को ये मैं थियोरी लेक्चर को भी महत्व देना पसंद करूंगा एट प्रेजेंट, ये अभी के माहौल में तो खास, क्योंकि ये मैंने बोल दिया ना ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व कर रखा है जो लास्ट ईयर तक नहीं था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट फॉलो बेसिक पार्ट्स एज ऑल्सो। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। और जिस कंपनी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद रही है, या कोई पर्सन खरीद रहा है, या कोई बिजनेस खरीद रहा है, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू खरीद रहा है, उस पार्टी को हम बोलते हैं इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कि मैं
पॉलिसी खरीद के रखा हूं, मैं इंश्योर्ड हूं। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी जिनके पास से मैंने पॉलिसी खरीदी है, दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरर। तो स्टूडेंट, ये दोनों पार्टी के बीच में इस प्रकार के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, और पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। जो कि इंश्योर्ड ने जब भी उसका पॉलिसी खरीदा है तभी उससे पहले उसने टर्म्स कंडीशन पढ़ा ही होता है, तब जाके उसने वो खरीदने का नक्की किया रहता है। दैट इज वेरी बेसिक पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट। कोई भी पढ़े बिना कोई चीज खरीदता नहीं है। आप भी ध्यान रखने का, कोई भी चीज कभी भी आप लोगों को खरीदनी हो या कुछ भी आप एग्रीमेंट में आगे बढ़ते हो या कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ते हो तो पहले सब टर्म्स कंडीशंस पढ़ते हुए आगे अपने को डिसीजन लेने का। ब्लाइंडली अपने को आगे बढ़ना नहीं है, साइन वगैरह करके लेना नहीं है। तो ये हमारी इच्छा से हमने ये पॉलिसी खरीदी होगी, ये सब हमने उसकी टर्म्स कंडीशन पढ़ के पूरा हिसाब उसका प्रॉपरली समझ के किया होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, पॉलिसी जो हम इंश्योरेंस के अंडर बात कर रहे हैं, तो ये जो इंश्योरेंस है वो ब्रॉडली दो प्रकार के हिसाब से इंश्योरेंस की पॉलिसी हम लोगों को कंपनी प्रोवाइड करती है। एक जो है उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बताऊं तो, एक हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रकार के इंश्योरेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा समझना है, और इसकी हम सब टर्म्स जो उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स बहुत जरूरी रहेगी समझनी। जैसे एक आध दो टर्म्स अभी से हमने ध्यान में ले ही लिया, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड कौन होता है ना? तो क्या हमें भी बातें करने में ये सब टर्म्स का उपयोग करके लेंगे तो अपने को भी क्या होता है, समझने को आसानी हो जाती है कि एक ही शब्द इनफ हो जाता है, वो पूरे टर्म्स को हम समझ लेते हैं, उससे पूरे सिचुएशन को हम एंगल ले लेते हैं। तो बेसिक बातें हैं जो साथ में चलेगी, और नए नए शब्द आपको आते रहेगा। आप लोग साथ में लिखते रहना प्लीज। आई एम गोइंग इन वेरी रीजनेबल स्पीड so that each and every students can properly have their focus in my lecture, in my content, as well as your notebook जो है साथ में आप लिखते जाने की मैंने बात की है, वो भी आपको सामने लिखते जाना है ध्यान से। सो when we talk about जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली फर्क क्या है, पहले ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट बता देता हूँ और फिर हम थोड़ा डिटेलिंग उसका लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे लाइफ के बारे में होती है, हमारी खुद की लाइफ है, उसका इंश्योरेंस कंपनी करवा के लेती है। ऐसे अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, आपको तो शायद मालूम ही होना है। LIC, वेरी पॉपुलर कंपनी, काफी पॉलिसी उसने निकाली है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, और अलग अलग टर्म्स कंडीशन, अलग अलग जिसको बोलते हैं ना कि पॉलिसी के अंदर बहुत सारी टर्म्स कंडीशन ऐसे ऐसे डाल के अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, पॉलिसी खरीदवाते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ चुके हैं, जो है बैंक्स वगैरह भी अपने हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी के बिजनेस में आ चुकी है। HDFC बैंक है, वो सब बैंक वगैरह ने भी अपने अपने लेवल पे इंश्योरेंस के अंदर बिजनेस शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है?
और बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भी आई है। हाँ, गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री में बाहर से लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को यहाँ इंश्योरेंस के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, आपने नाम सुना होगा, कि इधर आओ हमारे कंट्री में आके आप आपके बिजनेस को चालू करो। तो इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये फॉरेन कंपनियां भी अपने देश में आके अपना इंश्योरेंस का बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो फॉरेन कंट्री का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है हमारे कंट्री में, क्योंकि देखो भाई, जिधर पॉपुलेशन ज्यादा होगा उधर लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा बिकेगा, सीधी बात है। और इंडिया में इस तरह से पॉपुलेशन की तो कमी नहीं है, लोगों को लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से ज़्यादा करके उन लोग मार्केटिंग करके बेचते हैं, तो उन लोगों को ये बिजनेस में अच्छे से ग्रोथ मिल सकता है। दे हैव सम काइंड ऑफ फोरकास्ट फ्यूचर की। उन लोगों को लगता है कि नहीं, इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में इंडिया जैसी कंट्री को हम टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो बहुत सी फॉरेन कंपनियां यहाँ पे अपना इंश्योरेंस का बिजनेस करने को सालों से आ चुकी है। आप एडवर्टाइज में कभी कभी देखते होंगे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, जिसमें कि मैक्स बूपा, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप फॉरेन कंट्री के बेसिस पे उन लोगों का बिजनेस यहाँ हो रहा है। फाइन, तो आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ general insurance, then I'll again come to the life insurance part. So when we talk about the general insurance, basically it covers risk such as loss due to fire or earthquake or flood, etc. As such natural calamity, you can say. Now what is that loss due to that particular cause? तो कि आग लग जाने पे माल जल गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, ये आपको अकाउंट्स में भी आता है ना ये सब, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये सर नो। और उसमें भी वापस ऐसा भी कंडीशन आता है कि भाई इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंश्योरेंस निकाला नहीं रहता है बिजनेस ने, तो अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ केसेस में हमने इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाला रहता है, इंश्योरेंस कंपनी उसके सामने हमको लॉस के सामने कंपनसेशन देती है, तो उस केस में ऐसा होता है कि इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये कभी कभी ऐसा भी सुना होगा, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। खास बात मैं इधर इंश्योरेंस की लेके आना चाहूंगा कि जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उसका हमने इंश्योरेंस निकाला था, और उस इंश्योरेंस निकालने के कारण कंपनी हमको उस लॉस के सामने कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। हिंदी में इसको बोलते हैं मुआवजा। पैसा देती है, जो गुड्स तुम्हारा जितना लॉस हुआ है उस लॉस के सामने कंपनसेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट कवर्स रिस्क। कवर्स रिस्क मतलब रिस्क को कवर कर लेता है। आज मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो उतना लॉस तो सीधा हिसाब मुझे ही भुगतना पड़ता था, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं करवाया था। मगर जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है तो कंपनी मुझे उस लॉस के सामने प्रोटेक्शन देती है, कवर देती है। तो वो रिस्क को हम बोलते हैं कवर्स द रिस्क। कौन से रिस्क का कवर अप हो सकता है? देखो एक्सेट्रा मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारी और भी कुछ जिसको बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज के अंदर इंश्योरेंस कंपनी हमें कवर करते हैं। वो है
फायर, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। सो जब हम इस तरह से कोई पर्टिकुलर पॉलिसी ऐसे सिचुएशन के लिए लेते हैं तो इसको हम जनरल इंश्योरेंस के अंदर कंसिडर करते हैं। इन शॉर्ट, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जो पॉलिसी इंश्योरेंस की जो है, दे आर अंडर जनरल इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ ही एक ऐसा हिसाब अपना होता है, खुद की लाइफ के बारे में बात होती है, तो दैट इज वेरी प्रीशियस थिंग एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस गुड्स एक्सेट्रा। तो जनरल इंश्योरेंस का एक सेगमेंट अलग कर दिया हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट हमने डिफरेंट करके लिया हुआ है। सो ये आपने एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। अकाउंट्स में भी आपने देखा वो ऐसे एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट वगैरह में, तो आपको पता है कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी ली जा रही है दैट इज टू बी टेकन अगेंस्ट गुड्स, स्पेशली इन द बिजनेस। आपके घर पे कहाँ कहाँ किसी के पास व्हीकल होगा, मम्मी डैडी के पास या आपके फैमिली में या किसी के पास, तो देखो किसी ने वो व्हीकल का भी इंश्योरेंस निकाला रहता है कि कल को कुछ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि भाई अपना रोड तो ऐसा ही है एक्सीडेंट होने के काबिल, तो लोगों को इंश्योरेंस का पॉलिसी पकड़ा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी कि भाई कल को कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपका जो व्हीकल का जो डैमेज होना है, जो लॉस होना है, उसका कंपनसेशन कंपनी प्रोवाइड करेगा। इसलिए मालूम है ना, गाड़ी में वगैरह में इंश्योरेंस के कागजात रखते हैं हम लोग कि कभी कोई पुलिस वाला पकड़ लिया वो तो उसको इंश्योरेंस का ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि भाई हमने इसका इंश्योरेंस निकाला है। ये कहाँ ना कहाँ आप लोगों को एक्सपीरियंस में आया होगा, अपना खुद का घर का व्हीकल है या अपने को मालूम होता है इस तरह से। सो वी ऑल्सो कंसिडर vehicles in which this insurance policies are to be taken, that is प्रॉपर्टी। इन जनरल मैंने बोल दिया प्रॉपर्टी, तो कि प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, उसमें व्हीकल आ गया, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर सब आ गया, ठीक है ना। तो ये जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जनरल इंश्योरेंस के अंडर आता है और इसका सबका अपना अपना कानून बना हुआ है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सब नियम के हिसाब से चलता है। तो अंडर द लॉ देर आर सर्टेन rules which are there to be followed by insurance company, to be followed by insured, मतलब जो आदमी ने इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया उसको भी फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलेगा। कोई भी रूल ब्रेक होगा, कोई भी कानून में जिसको बोलते हैं ना जैसा लिखा आता है वैसा फॉलो होता है। तो इंश्योरेंस का भी एक बराबर से रूल्स रेगुलेशन का हिसाब चलता है। तो प्रॉपर्टी में सब आ गया, व्हीकल है, ये है, वो है। अच्छा, आपको तो मालूम ही होना है कि जो है जो सी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको डिटेल में है, यहां पे ज्यादा मुझे लेना नहीं है। मराइन इंश्योरेंस है ना, तो उसमें भी जब हम एक जगह से दूसरे जगह जब गुड्स को ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, और उस तरह से हम सी रूट के थ्रू मरीन इंश्योरेंस करवाते हैं कि इन केस कभी कुछ उस तरह से माहौल हो गया, हमारी शिप डूब गई, तो हमारा गुड्स भी उसमें साथ में डूब जाएगा, लॉस हो जाना है। तो इंश्योरेंस उसी दरमियान रहता है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके ड्यूरेशन के दरमियान वो इंश्योरेंस पॉलिसी लागू हो जाती है, मगर जब वो माल पहुंच जाएगा सामने, वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ड्यूरेशन होता है ना वो वेरी हो सकता है एज पर द पर्पस, एज पर द सिचुएशन। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना है शायद, मैं बात शायद आपको नहीं भी पता हो, किसी को पता भी हो, जब भी आप एयर से ट्रैवल करते हैं
जेट एयरवेज, है ना, बहुत सारे अलग अलग एयरवेज हैं। और जब उसका आप टिकट खरीदते हो तो उस टिकट में डिटेलिंग आप देखोगे, उसका स्प्लिटअप देखोगे, तो उन्होंने खाली आपको ट्रैवलिंग का आपके पास से चार्ज नहीं लिया रहता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चार्जेस लिए रहते हैं। उसमें थोड़ा बहुत चार्ज आपके इंश्योरेंस का होता है। कभी आपने मार्क किया हो या नहीं किया हो, या किसी से आप बात करो तो मालूम पड़ेगा। तो जो टिकट का फेयर है उसके अंदर थोड़ा पैसा आपका वो इंश्योरेंस का लिया रहता है। अब वो कौन सा इंश्योरेंस, तो कि आप यहां से जिस जगह पे ट्रैवल करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, और न करें नेचुरल कुछ वैसा प्रॉब्लम हो गया और भाई प्लेन क्रैश हो गया, तो आपके लाइफ का वहां रिस्क है। तो इंश्योरेंस आपका, जेट एयरवेज की टिकट आपने ली है तो वो जेट एयरवेज वाली कंपनी ने आपके ऊपर का इंश्योरेंस ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन का निकाल के लिया हुआ है, ताकि इन केस ऐसा कुछ हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उस इंश्योरेंस किए हुए हिसाब से आपको कहीं ना कहीं वो कंपनसेशन का कॉस्ट वो जेट एयरवेज अपने माथे पे नहीं लेना चाहती है, इसलिए वो आपका इंश्योरेंस करवा के लेती है। But that insurance will be valid, that particular validation only during that particular एयर ट्रांसपोर्ट जितना आपका हुआ है उसके दरमियान ही रहना है। So very importantly, these all general talks we are doing because to know the various types of insurance। और इसमें ये मैंने बता दिया कि कुछ ऐसी एक्सीडेंटल लॉस भी होते हैं जिसमें कि ट्रैवलिंग के दरमियान या हमारा जो है कार या ट्रांसपोर्ट, बहुत बहुत सारे जो है ना ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है। मेरा ये एक फ्रेंड है महेश ट्रांसपोर्ट, शायद आपने नाम सुना हो, मलाड में ही है। उसके ट्रक्स चलते हैं, वो ट्रक्स में जिसको भी कुछ माल लेके जाना है लेके आना है, वो ट्रक उन लोगों को भाड़े पे देते हैं ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन लोगों के इतने सारे ट्रक्स हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ उस ट्रक्स में हो जावे, एक्सीडेंट हो जावे, है कोई खर्चा बड़ा निकल जावे, तो उन लोगों का वो खर्चा बहुत बड़ा, तो उन लोग उसका इंश्योरेंस निकाल के रखेंगे, है ना। तो वो एक्सीडेंटल, तो व्हीकल की बात आ गई, मैंने इन जनरल कर दिया, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो जब पर्सनल व्हीकल है तो भी आप इंश्योरेंस निकालते हो, व्हीकल आपके बिजनेस के लिए आपने यूज किए कर रहे हैं आप, उसका भी इंश्योरेंस निकाल रहे हो। सो दिस इंश्योरेंस इज टू बी टेकन टू सेफ गार्ड द रिस्क इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन इन द सेंस उससे हम काम ले रहे हैं, तो उसके काम लेने के दरमियान कहाँ ना कहाँ वो लॉस होने की संभावना है। मैंने गुड्स की बात करी, व्हीकल की बात करी, ट्रैवलिंग की बात करी, लाइफ इंश्योरेंस में ये मैंने बात करनी है अभी, जिसमें थोड़ा बहुत आपको ये एयर ट्रांसपोर्ट का मैंने बताया, उसमें लाइफ के बारे में आ ही जाता है, मगर वो एक पर्पस के अंडर था। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस लेने वाली बात मैं जो बताने वाला हूँ, वो आदमी खुद का इंश्योरेंस करवाता है खुद के विश से। मेरे को इच्छा है, मेरे को मेरे लाइफ की सेफ गार्ड के लिए, या मेरे को मेरे फैमिली की सेफ गार्ड के लिए मेरा लाइफ इंश्योरेंस करवा के लेना है। क्यों कि कल को मेरा डेथ हो जाता है, तो आफ्टर माय डेथ द अमाउंट of that compensation on that my life will be given to my family members by the insurance company। क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली के पास वो पैसा जो होगा, तो शायद वो उनको एक प्रकार से सपोर्ट हो जाता है। सो ऑन माय लाइफ, दैट लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी बात कर दी कि लाइफ इंश्योरेंस के लेने के लिए, लेने के पीछे का मकसद क्या होता है।
मेरी तो लाइफ चली जाने वाली है, मगर मेरे पीछे मेरे फैमिली के सेफ गार्ड के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस लिए जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ आई एम मूविंग फर्दर। ये सब बातें, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सब थ्योरी बातें जो है, उसके साथ साथ बहुत सारे टर्म्स अभी मुझे साथ में लेने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो कि सीधी बात है, जिस प्रॉपर्टी का मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, या मेरे गोडाउन का इंश्योरेंस करवा रहा हूं, या मैं मेरे गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहा हूं, हो ना, ये, या मेरे व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी एसेट, उस प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू होगा। दैट पर्टिकुलर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी विल कंसीडर, क्योंकि जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हो, सीधी बात है, कंपनी को उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। सो वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी, होल प्रॉपर्टी इज मस्ट बिफोर यू टेक इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड, पॉलिसी कितने की लेनी है आपको, उसके हिसाब से होती है पॉलिसी वैल्यू। आपका प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख का है फॉर एग्जाम्पल, और आपको जो है पॉलिसी जो लेनी है, वो पॉलिसी कितने की लेनी है वो आप नक्की कर सकते हैं। जो आपको पॉलिसी है 5 लाख के प्रॉपर्टी के ऊपर, पॉलिसी आपको जो लेनी है 4 लाख की, तो भी ले सकते हैं। या आपको 5 लाख की ही पॉलिसी लेनी है, एग्जैक्ट अमाउंट की, है ना, 5 लाख का प्रॉपर्टी, 5 लाख की पॉलिसी, सेम अमाउंट, तो भी ले सकते हैं। और आप चाहो तो ज्यादा अमाउंट की भी पॉलिसी ले सकते हैं भाई साहब। सो पॉलिसी वैल्यू इज डिफरेंट स्टोरी। ये सब अभी ध्यान रखना, क्वेश्चन करने के टाइम इस सब बात को मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे ये टर्म्स के ऊपर अटक के नहीं बैठना है। सो बिफोर दिस, मतलब क्वेश्चन के पहले ये हम इसलिए बेसिक क्लियर करेंगे। तो पॉलिसी वैल्यू जो कम वैल्यू की है प्रॉपर्टी वैल्यू से, तो हम बोल सकते हैं अंडर इंश्योर्ड। ज्यादा है बोलेंगे ओवर इंश्योर्ड, और सेम है तो बोलते हैं कि भाई एट पार, है ना, सेम अमाउंट की पॉलिसी ली है जितने की प्रॉपर्टी है। अब भाई साहब, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या पॉलिसी बेचेगी, और कल को समझ लो आपकी प्रॉपर्टी का जो भी कुछ लॉस हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो जाएगी क्या? तो क्या हाँ, तैयार तो होगी, लेकिन ध्यान रखने का, इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी वो भी अपना बिजनेस कर रही है क्या? वो तेरे को पैसा देने बैठी है क्या कि तेरा लॉस होते जाएगा और हम पैसा तुमको देते जाएंगे? हैं, तो पैसा कहाँ से लाएगी? जरा कॉमन सेंस से सोचा है कभी? इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी ले रहा है उसका लॉस होने पे उसको कंपनसेशन देती है, कंपनी का ये काम होगा। लेकिन कंपनी क्या ये खाली इस तरह से पैसा देने के लिए बैठती है? तो क्या उसका खुद का ये बिजनेस जो लेके बैठी है, वो बिजनेस उसका कैसे चलता होगा? इतने इंश्योरेंस कंपनी का आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, क्या इस तरह से कंपनसेशन ही देने बैठेगी? तो ये उन लोगों का बिजनेस उन लोग कैसे चलाते होंगे?
बिजनेस कभी का चौपट हो जाता होगा। इतना सारा पैसा उन लोगों के पास कैसे आता होगा कि वो तुमको कंपनसेशन दे सकता है? कभी सोचा है? तो क्या सीधी बात है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है। उसका कारण यह है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके पास से प्रीमियम वसूलती है, प्रीमियम चार्ज करती है। अब ये प्रीमियम क्या है? क्योंकि आपके पास से एक फिक्स अमाउंट वो लेती रहती है। अभी समझ लो, मैंने कुछ साल के लिए पॉलिसी खरीदी, कितने की खरीदी? जो भी अमाउंट हो, और मैंने पॉलिसी वैल्यू लिखा ना अलग अलग, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, है ना, कुछ तो अमाउंट रहना है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कुछ प्रीमियम नक्की करेगी। वो प्रीमियम आपको पीरियोडिकली रेगुलर पे करना पड़ेगा। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म and very important discussion about the premium. That premium, it is the amount paid to insurance company by insured, जिसने पॉलिसी ली है वो इंश्योर्ड। दिस प्रीमियम वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, है ना। जो भी टर्म्स कंडीशन के आधार पे, जो भी रूल्स रेगुलेशन के आधार पे आपके पॉलिसी की वैल्यू के ऊपर जितना आपको प्रीमियम चार्ज करना जरूरी लगेगा, उतना उन लोग आपको प्रीमियम आपसे मांगेंगे। आपको मालूम होना है, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। कमीशन ब्रोकरेज वाला चैप्टर हमने आगे किया हुआ है, उसमें ये जो इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने वाले, लाइफ इंश्योरेंस में खास होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस LIC के एजेंट्स बनते हैं लोग। वो भी एक प्रकार का प्रोफेशन हो गया है आज के तारीख में। लोग एजेंट बनते हैं और एजेंट बन के पॉलिसी बेचते हैं। उसकी एग्जाम होती है। LIC वाले लोग एजेंट बनाने के लिए पहले उन लोगों की एग्जाम लेती है, और जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उन लोग जाते हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं, उन लोगों को एजेंट बनवाते हैं। उन लोगों को क्या बेनिफिट है एजेंट बनने के लिए? उन लोगों को, कंपनी को क्या बेनिफिट है? क्योंकि एजेंट क्या करता है, जिधर भी जाएगा ना, हाँ, वो इंश्योरेंस कंपनी की क्या करेगा? पॉलिसी को प्रमोट करेगा। क्या करेगा? प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पॉलिसी बेचने का काम दिया रहता है एजेंट को, और जितनी पॉलिसी वो बेच लेते हैं ना, कंपनी उन लोगों को कुछ ना कुछ कमीशन देती है। फिक्स रहता है वो कमीशन, देना तो रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कितना परसेंटेज कमीशन वगैरह देना है वो, मगर कमीशन मिलता है। तो एजेंट लोग क्या रहते हैं, इन लोग जब भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का, लाइफ टाइम का इंश्योरेंस को पॉलिसी किसी को बेच दिया, तो आप समझ सकते हैं वो जब तक जिएगा, लाइफ इंश्योरेंस है ना, जब तक जिएगा, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है तब तक, या वो बंदा मैच्योर नहीं हो जाता, मतलब बंदा मर नहीं जाता, तब तक उसका कंपनी के तरफ से कमीशन आते रहता है। तो उन लोग क्या सोचते हैं एजेंट लोग, मैं जितना ज्यादा पॉलिसी बेचूंगा ना, मेरे को तो कमीशन उतना ज्यादा मिलेगा, मेरी इनकम होगी। तो उन लोग जानबूझ के क्या करते हैं, ऐसे एजेंट बनवा लेते हैं, और एजेंट जिधर भी है, जिधर भी जा रहे हैं, जो भी एरिया में उन लोग रहते होंगे, आजू बाजू के एरिया को उन लोग को कवर करते हैं। सब जान पहचान वाले लोगों को उन लोग, एजेंट लोग, अपने पॉलिसी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और कंपनी के बिहाफ उन लोग पॉलिसी उन लोगों को बेच के बिजनेस उन लोगों का करा के देते हैं। एजेंट के थ्रू कमीशन तो भले उन लोग कंपनी वाले बोलते हैं कि हमको देना पड़े, लेकिन इतने एजेंट बन जाने के बाद, जगह 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 इतने एजेंट हो जाएंगे, तो कहाँ ना कहाँ लोगों को पॉलिसी लेने के लिए अट्रैक्ट उन लोग करते रहेंगे, है ना। तो ये उन लोगों का एक रिकरिंग स्टाइल है, हो गया बिजनेस के, इसका एक मॉडल हो गया। प्रोडक्ट बेचा कैसे जाए, इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची कैसे जाए,
इस तरह से एजेंट बना देते हैं। आपके भी कोई पेरेंट्स वगैरह में भी कोई, आप फैमिली वगैरह में कोई इंश्योरेंस एजेंट होगा, कभी बात करने का, कुछ प्रैक्टिकल बातें होती रहती है, तो कहाँ से कहाँ ना हम लोग को नॉलेज मिलता भी है। तो इंश्योरेंस कंपनी खाली अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरह से एडवर्टाइजमेंट ही खाली नहीं करती है, दे ऑल्सो अपॉइंट दिस एजेंट्स सो एज टू इंक्रीज देयर बिजनेस। और एक बात और भी है, एजेंट है ना, सामने से बिजनेस लेके आना है, और एजेंट के अंडर में उतने, हाँ, पॉलिसी होल्डर, ये एक शब्द मेरे को देखो आगे बताने का था, जो पॉलिसी खरीदता है ना उसको बोलते हैं पॉलिसी होल्डर, समझ में आ रहा है, ये काफी पॉपुलर टर्म है, पॉलिसी होल्डर। जो इंश्योर्ड वर्ड बोला ना, इंश्योर्ड वर्ड का भी मतलब वही होना है कि जो आदमी अपने आप को इंश्योर कर रहा है ना, पॉलिसी खरीद के, और जब वो पॉलिसी खरीदता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो पॉलिसी उसको मिलती है। पॉलिसी मिलना मतलब वो एक कागज रहता है ना, तो ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट उसका एक प्रूफ हो जाता है कि भाई मैंने उस कंपनी से इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है, बस। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगा वो फॉलो होगा, बट वो एक प्रूफ के तौर पे, तो फिर हम लोग फाइल करके रखते हैं। आपके भी फैमिली में, मैं अपने मम्मी पापा का वगैरह देखना, फैमिली मेंबर में कभी किसी ने किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उनका वो पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है, वो फाइल करके रखना पड़ता है, और उसमें सब डिटेल लिखी रहती है, आप कभी पढ़ने का, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। सो आई एम टॉकिंग द प्रीमियम। तो जब प्रीमियम, जब तक कंपनी आपसे चार्ज करके वसूलेगा नहीं, तब तक कंपनी अपना बिजनेस चला नहीं सकेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी टिका है तो उसके इंश्योरेंस के प्रीमियम पे। और ये जो प्रीमियम उन लोग चार्ज करते हैं, वो किस पे चार्ज करते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे। आज प्रीमियम आप भरेंगे कभी? आप जब पॉलिसी लोगे तब, समझ में आ रहा है? तो पॉलिसी ली तब जाके प्रीमियम आपको भरने की नौबत आएगी, और ये प्रीमियम कंपनी को एक प्रकार से इनकम है, और जो पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम भरता है उसको खर्चा है। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग फाइनल अकाउंट वगैरह में देखा होगा, है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा है, क्योंकि बिजनेस के एंगल से बिजनेस ने इंश्योरेंस कराया है गुड्स का, और बिजनेस ने जब इंश्योरेंस का पॉलिसी ली है तो बिजनेस उस पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम भरेगा, मतलब उसका खर्चा है। गेटिंग दिस कनेक्शन? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज पढ़ के ऑलरेडी रखी है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको लेना है, ताकि आपको एक लिंक मिलती है कि नहीं, हमने इंश्योरेंस का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा हुआ है, वो क्यों? Because that insurance is actually an insurance premium that you have paid. That insurance premium you have paid for that entire year, वो एक साल का पूरा आपने प्रीमियम भरा हुआ है, आपके लिए खर्चा है। तो बिजनेस ने इंश्योरेंस, मैंने आगे से बात शुरू की कि एवरी बिजनेस इज हैविंग रिस्क, एंड मेनली जो बिजनेस गुड्स के अंदर अपना बाइंग सेलिंग वगैरह या प्रोडक्शन वगैरह का काम काज करती है, गोडाउन में इतना सारा माल भर के रखा हुआ है, इतना हमारा टर्नओवर होता है, तो गुड्स का जरूरत कभी ना कभी हमको पड़ता है, बड़ा बड़ा ऑर्डर आता है, तो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन का हमारा कैपेसिटी है, तो प्रोडक्शन करके माल रखा किधर है? तो बड़े बड़े गोडाउन है हमारे। अरे कभी कभी तो गोडाउन खुद के नहीं होते, तो उन लोग गोडाउन भी भाड़े पे लेते हैं, लेकिन रिस्क वहां पे भी होता ही है, गोडाउन हमारा हो या दूसरे से हमने भाड़े पे लिया हो, अल्टीमेटली रिस्क तो है ही। कहाँ आग लग गया, कहाँ कुछ बाढ़ वगैरह आ गई, या कहाँ कुछ बारिश में खराब हो गया माल, ज्यादा बारिश आ जाता है, कुछ ऐसी साइक्लोन आ जाते हैं, है ना, तो नेचुरल है, ये बात हमारे को मालूम है, लेकिन ये इससे हम बच कैसे सकते हैं? तो कि इंश्योरेंस का पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस करवा के रखो भाई, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इंश्योरेंस का खर्चा एक प्रकार से आपको बिजनेस में उठाना ही है, और इस इन केस सम लॉस इज हैपनिंग, it is going to give you compensation, and in return, if you are getting compensation, you are being protected against that loss। पूरा नहीं तो भी थोड़ा बहुत, मतलब नहीं तो भी
80% 90% कंपनसेशन होना है तो आपका लॉस कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूट लेवल पे चले जाएगा। मतलब होता है, लॉस हुआ और कंपनसेशन मिला तो हम बच जाते हैं ना, क्योंकि कंपनी हमको कंपनसेशन के तौर पे पैसा वापस देगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस करवाना एक प्रकार से रेगुलर एक रिकरिंग खर्चा भी हो जाता है बिजनेस के लिए, बिकॉज इन एवरी ईयर दे हैव टू पे प्रीमियम। तो ये प्रीमियम की बात है, ये इट इज expense to be paid by insured to insurance company। और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब आपने कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, हो सकता है कुछ कुछ केसेस में 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप नेक्स्ट ईयर को वापस रिन्यू करना पड़ता है। और मैंने बताया ना, लाइफ इंश्योरेंस के केस की बात करूं, थोड़ा बहुत मैं आ जाता हूं। देखो लाइफ इंश्योरेंस का बात मैंने थोड़ा पेंडिंग रखा था, फिर भी बहुत सारी डिस्कशन हमारी इन बीच बीच में होती रही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से भी दो टाइप की ये होती है। पैटर्न, दो टाइप के पैटर्न में हम लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक तो होल लाइफ है ना, और एक होता है अप टू सर्टेन एज। ये दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेना। देखो दोनों में अपन इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ के लिए ही ले रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ एक कंडीशन डाल के हम लोग थोड़ा लिमिटाइज कर देते हैं हम अपने आप को, कि हम इतने एज तक ही हमारी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेट्स से इफ आई एम टेकिंग माय लाइफ इंश्योरेंस एट प्रेजेंट, सपोज वट एवर द एज एट प्रेजेंट आई एम एट, तो हम उसका इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे टिल व्हेन आई विल बी एट द एज 60 ईयर्स। मतलब 60 साल तक, ये मेरा एज जब तक 60 साल तक नहीं हो जाता है तब तक ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। एंड 60 साल कंप्लीट होने के हिसाब से उस समय मेरी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर हो जानी मतलब एक्सपायर हो जाती है। वो होते हैं ना दवाई पे हम लोग एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं ना, तो भाई 2022 का एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि 2022 तक हम वापर सकते हैं दवा को, है ना, वॉट एवर द डेट इट विल बी। तो उसी हिसाब से 60 साल का जब तक मैं नहीं होऊंगा तब तक ये इंश्योरेंस की पॉलिसी मेरी जो है वो चलती रहेगी। इन बिटवीन जो डेथ हो जाता है तो वो सब हिसाब पूरा, जो मेरा कंपनसेशन बनता है वो मुझे मेरे फैमिली को मिल जाएगा। एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आई हैव टेकन। अभी समझ लो मैं मेरी लाइफ की इंश्योरेंस की पॉलिसी जो ले रहा हूँ 5 लाख की ले रहा हूँ, एक किसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो 10 लाख की ले लेगा, है ना। किसकी कैपेसिटी कम है तो वो कम का लेगा। तो जितना ज्यादा आपका पॉलिसी का वैल्यू रहेगा, प्रीमियम भी उसका आपको उतना प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पे करना पड़ेगा। पॉलिसी वैल्यू कम तो प्रीमियम भी उस हिसाब से थोड़ा कहाँ ना कहाँ कम। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे और भी क्राइटेरिया होते हैं। जो आप ज्यादा बीमार आदमी हो, आपको कुछ डिजीज हैं, कुछ रोग हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा प्रीमियम आपको पे करने का वो कंपनी आपसे डिमांड करेगी। क्यों? क्योंकि आप बीमार हो, आप डेंजर जोन में हो, आपको बीमारी है, हार्ट का कुछ डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप जल्दी ही टपकोगे ऐसा कंपनी सोचती है। हाँ, जल्दी टपकोगे, कंपनी क्या सोचेगी, अरे ये तो जल्दी टपक जाएगा, जल्दी इसके पास से प्रीमियम वसूलो, कम साल जिएगा, इसको डायबिटीज है, इसको ब्लड प्रेशर है, इसको ये है वो है सब है, ज्यादा डिजीजेस है, तो ये आदमी ज्यादा जिएगा नहीं, कम साल जिएगा, पॉलिसी लेगा ना,
तो उसको प्रीमियम ज़्यादा पे करने को होएगा। इंश्योरेंस कंपनी उस आदमी से ज़्यादा इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम मांगेगा, क्योंकि कम टाइम है, कम टाइम में कंपनी को आपके पास से ज़्यादा प्रीमियम वसूल करना है। और कंपनी को ये एक रिस्क भी है कि जो आदमी जल्दी मर गया, जल्दी मर गया, तो उसके फैमिली को जो पैसा हमें देना है वो भी हमें जल्दी देना पड़ेगा, कम साल जिएगा ना वो। समझ रहे कि नहीं? तो ये भी कंपनी का अपना ये एक हिसाब रहता ही है। ये सब चीज आप भी जरा प्रैक्टिकल कभी कोई ऐसे ना, वो हम लोग कभी कभी ये इंश्योरेंस एजेंट से बातचीत ज्यादा करते हैं, वो सामने से आते हैं ना, और कभी हम हमारे पास टाइम रहता है तो हम ज्यादा उससे उसके साथ डिस्कशन में आ जाते हैं। कुछ नया पॉलिसी के बारे में जानकारी मिलता है, या कभी कुछ नई स्कीम होती है उसके पास, हाँ, तो कुछ नए चेंजेस आते हैं, वो उसके बारे में वो उसको सब नॉलेज उसको रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो खुद को उसको इंश्योरेंस एजेंट है ना, उसको तो ये बेचना ही है प्रोडक्ट, तो सीधी सी बात है, उसको तो नॉलेज रखना ही पड़ेगा। तो वो नॉलेज हमारे को हम पूछते हैं या तो सामने से बताते रहता है, तो हमारे को टाइम होता है तो हम उससे बातें करते हैं, कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो उन लोग तो चिपक जाते हैं अपने को। ये इंश्योरेंस एजेंट लोगों का एक वो रहता है खासियत, कि किधर भी आदमी को पकड़ लेता है, अपना मार्केटिंग करता है ना, पॉलिसी बेचना है ना उसको, वो पॉलिसी बेचेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कमीशन देगा ना। ये कमीशन के बात पे मैं आता हूँ। चले, तो मैं एक बात कर दिया कि अप टू सर्टेन एज का भी मैं पॉलिसी ले सकता हूँ, जैसे मैंने बता दिया 60 साल तक का मैंने पॉलिसी लिया हुआ है। एट द एज ऑफ 60 पॉलिसी विल बी मैच्योर्ड, और पैसा सब मुझे कंपनी दे देगी। अच्छा, 60 साल तक मैं नहीं पहुंचा और पहले ही मर गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन मेरे फैमिली को ऑन दैट पर्टिकुलर डेट हमको मिल जाना है। अच्छा, होल लाइफ पॉलिसी का मतलब आप समझ जाएंगे। अभी आपको मैंने बता दिया कि मैंने नक्की कर दिया है कि मैं मरूंगा नहीं तब तक ये पॉलिसी चलते जाना है। जब मैं मरूंगा तब ये पॉलिसी का एक्सपायरी डेट नक्की होनी है, मतलब पहले से एक्सपायरी फिक्स होती नहीं है। जब भी मैं मरूंगा, ऑटोमेटिक पॉलिसी विल बी गोइंग टू गेट मैच्योर्ड and my family members will get that particular compensation amount। ठीक है, तो ये सब रहता है, ये सब रहता है। एक बेसिक बात है आपको मैंने बता दी, बाकी इसके अंदर टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आप देखो, स्कीम होती है अलग अलग, है ना। आप कभी का एडवर्टाइज में भी देख सकते हो कि अलग अलग स्कीम की नाम होती है। LIC वाले लोग ज्यादातर करके आपका एडवर्टाइजमेंट देखो, आप गवर्नमेंट का अपना कंपनी है तो जीवन जीवन सरिता, हाँ, जीवन बीमा, जीवन ये बहुत सारे ऐसे नाम लगाते रहते हैं लोग, और हर एक में अपना अपना वो टर्म्स कंडीशन रखते हैं, और अलग अलग पॉलिसी के अंदर अलग अलग वो स्कीम्स में टर्म्स कंडीशन होती है। और उन लोग जानबूझ के अलग अलग पॉलिसी का इस तरह से ये करते हैं डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी को, समझ रहे हैं, एक टाइप की पॉलिसी सबको नहीं बेच सकते उन लोग, क्योंकि मेरी जरूरत कुछ है तो दूसरे की जरूरत कुछ दूसरी है, तीसरे की जरूरत कुछ तीसरी है। तो कुछ पॉलिसी मुझे अच्छी लगेगी, दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी, और कुछ पॉलिसी मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो दूसरे को अच्छी लगेगी। तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी डेवलप करती है और वो बेचती है। जिनको जो पॉलिसी अच्छी लगेगी वो हिसाब से वो लेगा, है ना। अपना अपना चॉइस, वो होटल में जाते तो अपने अपने चॉइस के हिसाब से लोग मंगवाते हैं ना। किसको पेपर डोसा अच्छा लगता है तो किसी को उत्तप्पा अच्छा लगता है, किसी को मेंदू वड़ा अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस होती है कि नहीं। तो ये डिपेंड कर, तो हम लोग सब डिश बना के रखते हैं ना, होटल वाले भी शाणे लोग हैं, और कुछ नया नया बना के लेते रखते ही हैं उन लोग, कुछ नया नाम देते हैं। हाँ, वो नया नाम सुन के अपने को अट्रैक्शन होता है, वो भी बिजनेस में है ना, तो उन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। चलिए, तो ये इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसी रहती है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता दिया। अल्टीमेटली वट एवर द पॉलिसी इन टू इफ यू आर डीलिंग, इंश्योर्ड मस्ट पे प्रीमियम एट पर्टिकुलर पीरियड। जो पीरियड हमने जितना भी पॉलिसी के लिए लिया हुआ है, ये मैंने पीरियड की बात कर दी आपके सामने। यहाँ पे मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल लाइफ के लिए ली है या 60 साल तक के एज तक का लिया है, तो वो मेरा पीरियड तब तक चलेगा।
और तब तक पॉलिसी चलेगी तो तब तक मुझे प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा। सही बात है। लोग है ना इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल आपके मम्मी पापा को ज्यादा पूछ के लेने का, जिनको खास करके डैडी वगैरह को जिन्होंने पॉलिसी लिया है ना, तो उन लोग भी थोड़ा तुमको शेयर करेंगे तो तुमको आइडिया आएगा कि समझो तुम्हारे डैडी ने पॉलिसी लिया है तो उन लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। आज इनकम आप, आप लोगों को जब जो कमा रहे हो, घर पे जिन लोग अर्निंग मेंबर हैं वो कमाएंगे, घर का खर्च निकलेगा। घर के खर्च निकलने के बाद जो हम सेविंग करते हैं, उस सेविंग में से इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रीमियम पे किया जाएगा। जो आपके अंदर इंश्योरेंस के पॉलिसी का प्रीमियम भरने की ताकत है, तो इंश्योरेंस लेने की बात लोगों करना है। अदरवाइज आपके पास कोई सेविंग बचती नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है ही नहीं, तो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों लेंगे? क्योंकि आपके पास प्रीमियम भरने के लिए एक्स्ट्रा पैसा होना नहीं है जमा। तो ये सब पैसे का मैनेजमेंट है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस का, एक खर्चा है हमारा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है सोचना। फाइनेंस के अंदर ये इंश्योरेंस का बहुत बड़ा एक रोल हो रहा है आज के तारीख में। लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे क्यों? जब लोगों के पास सेविंग होगी, लोग वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए कैपेबल होने हैं, तो लोगों के पास कैपेसिटी कभी बढ़ेगी। आप शांति से सोचिए, लोगों की इनकम होगी तो इंश्योरेंस का खर्चा एक्स्ट्रा कर सकेंगे ना। आज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की बात आप करेंगे, कुछ सेविंग होगी तो आप कुछ सोचेंगे कि कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या वहाँ पे हम कुछ खर्चा करेंगे, यूज करेंगे पैसे का। लेकिन इनकम कमाना इतना आसान नहीं होना है। या आपको इसलिए समझना भी है क्योंकि इन कमिंग years you will be also there in the world। आप भी आपके अर्निंग के लिए आपको सोचने का आपको जरूरत पड़ना है। तो थॉट्स अभी से लाना है, अभी से सबको देखते रहना है। खास करके मैंने बोला ना आपके फैमिली में देखने का, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू यू। हाउ दे आर अर्निंग, हाउ दे आर मैनेजिंग द मनी, खर्चे पे कैसे लगाम लगाया जाए। खर्चे करने के लिए टाइम नहीं लगता है, पैसे को वापरने को टाइम नहीं लगता है। एक बार ध्यान रखना, पैसे को कमाने के लिए कितना टाइम लगता है ना, वो जरूरी है बात, वो समझने वाली बात है। क्योंकि स्पेंड तो कैसे भी कहीं से भी कया फटाक से हो जाएगा, ऑनलाइन ले, एक क्लिक किया पैसा गया। लेकिन पैसा आता कैसा है ना, वो जब तू सोचेगा ना पसीना छूट जाएगा। सो दिस आर फैक्ट। कोई बातें किसी के खाली पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सबके लिए लागू होता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस करना सीखने का है। बच्चे लोगों को ये जरूरी है कि अर्निंग कैसे होगी, ये बात पे हम भी जब सोचते हैं तो हमारे को भी कभी टेंशन दे देती है बात। सो इट इज नॉट इजी थिंग टू अर्न द मनी, बट इफ यू क्रिएट समथिंग इन योर सेल्फ, आपके पर्सनालिटी को आप अच्छा करो, आपके नेचर को आप अच्छा करो, आप अपने आप में नॉलेज अच्छे से अच्छा गेन करो, क्वालिफाइड हो साथ में, तो कहाँ ना कहाँ आपको वो बैकअप मिलता है कि नहीं मैं भी कल को कुछ आगे बन के दिखाऊंगा तो मेरा भी कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, मेरा भी कोई महत्व रहेगा, तो हम पैसा आराम से कमाएंगे। ठीक है। सो पीरियड की बात थी। जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस टू पार्टीज। एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कितने ड्यूरेशन के लिए है, द पीरियड दैट वी कॉल इट एज द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी
for which insurance policy is purchased. तो बहुत ज़रूरी है ये सब बातें को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं, क्लेम, है ना। वो आप क्लेम शब्द आपके लिए भी नया नहीं है, वही ट्रांजैक्शन आप अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं कि भाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ दिस मच। तो क्लेम मतलब जो कंपनसेशन करने के लिए जो कंपनी अपने लॉस को ध्यान में लेती है कि भाई अपना यहाँ बिजनेस में हमने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, आग लग गई, कितने का लॉस हुआ भाई, और मुझे जितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से, उसके प्रपोर्शन के हिसाब से उसको आप कंपनी आपको वो क्लेम पास करेगी। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग फॉर द क्लेम? सो द इट इज द अमाउंट, it is the amount that जिसने पॉलिसी खरीदा है, जिसके नाम पे ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी ऑन एन इवेंट ऑफ लॉस। ए भाई, लॉस होने के बाद जो हम कंपनी से क्लेम करेंगे, वो क्लेम कितने का करेंगे, वो आपको कैसे ढूंढने का है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मूला भी इसके साथ आपको यहाँ समझने मिलता है। क्लेम का मतलब क्या हुआ और क्लेम कैसे ढूंढा जाएगा? तो फिर क्लेम इज टू बी ऑब्टेन विद दिस फॉर्मूला। पॉलिसी वैल्यू, तो जितने की हमने पॉलिसी खरीदी है, दैट हमने आगे एग्जांपल में बोला कि भाई 5 लाख का प्रॉपर्टी था, लेकिन हमने पॉलिसी 4 लाख की भी खरीदी हो सकती है, 5 लाख का भी पॉलिसी खरीदा हो सकता है, 6 लाख का भी खरीदा हो सकता है ना। दैट पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अपॉन में है, और मल्टीप्लाई बाय लॉस। लॉस कितना हुआ है वो हमें ध्यान में लेना रहेगा। क्वेश्चन में कभी कभी आपको लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ता है, लॉस ढूंढा जाएगा, पहले लॉस मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके क्लेम निकाला जाएगा, है ना। तो ये कनेक्टेड बातें हैं और ये फॉर्मूला से हमको क्लेम फाइंड करने के लिए बोलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर क्लेम। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने जो बातें करी है, यहाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भले ही थियोरेटिकल बात रखी है, मगर जो डिटेल मैंने आपके सामने पेश की है वो जनरल इंश्योरेंस के आधार पे मैंने बातें रखी है, बिकॉज मोर और लेस जनरल इंश्योरेंस के ऊपर के क्वेश्चंस ज़्यादा है। नो डाउट लाइफ इंश्योरेंस के आधार पे भी बातें हैं। आई वुड कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट पार्ट। और पहले मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल discuss about the life insurance part, and then only I will start the questions based on that life insurance। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं। सो पूरा चैप्टर 2 हिस्सों में है, एक है इंश्योरेंस पार्ट और एक दूसरा है एन्यूटी पार्ट। एन्यूटी पार्ट इज सेकेंडरी, वो टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हमने आज इंश्योरेंस का डिस्कशन किया, खास करके इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या है, इंश्योरेंस का जो जरूरत बिजनेस के लिए खास जो होता है उसको हमने समझा। बिजनेस के अंदर अलग अलग रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, टू सेफ गार्ड द रिस्क, है ना, ये सब टर्म्स हमको
ध्यान में लेनी थी। और खास करके जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, जो एक प्रकार से हम बोलते हैं ना कि सर्विस इंडस्ट्री है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑक्सिलरी टू बिजनेस, है ना, जिसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं, कि बिजनेस को ये सब सपोर्टिव इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा। सो दिस इंश्योरेंस is very vital for the business as to have the safeguard of the risk or to minimize the risk. Whatever the property for which you wanted to take insurance policy, whether it is a property or is a estate, or you can say वो सब एसेट में आ जाता है। एस्टेट मतलब कोई जगह हो, दुकान, मकान, है ना, गोदाम, वेयरहाउस जिसको हम बोलते हैं, उसका भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, है ना। तो ये सब है। और ये उसके अंदर के गुड्स का भी इंश्योरेंस लेते हैं, जो गुड्स भी हमारे लिए एक प्रकार से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी है हमारी। सो वॉट एवर द प्रॉपर्टी फॉर विच वी आर टेकिंग इन इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस उस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। उसके ऊपर हम कितने की पॉलिसी लेना चाहते हैं, दैट इज अवर कंसर्न। जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेना चाहते, कितने की लेना चाहते हैं, वो जरूरी है आपको पहले नक्की करना, क्योंकि आपकी भी कैपेसिटी होनी है ना। आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे एक अमाउंट की, मगर उसके लिए आपको जो प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो प्रीमियम आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो आप कैसे वो भर पाएंगे, तो उस उतने की पॉलिसी आप कैसे ले सकते हैं, है ना। तो जितना आपकी कैपेसिटी में आता है उतना आप पॉलिसी ले सकेंगे, उतना आप पॉलिसी लेने का मतलब है उतने का आप प्रीमियम भर पा रहे हैं, और therefore you are taking policy amount, वो आप नक्की करना है। एंड देन व्हेन यू टेक पॉलिसी, कंपनी जहाँ से भी आप पॉलिसी खरीद रहे हो आपको इंटीमेट करेगी कि भी आपको इतना प्रीमियम भरने को होगा। that premium is periodically to be paid if it is contract accordingly, जो भी पीरियड का है तो ईयरली भी आपको प्रीमियम भरना पड़ता हो, भरने को आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, सॉरी मंथली तो नहीं है, ज़्यादा करके हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ऐसा प्रीमियम पर्टिकुलरली भरने के लिए होता है। तो वो सब डिपेंड करता है आपको कैसे प्रीमियम भरना है, वो भी उन लोग आपको, जिसको बोलते हैं ना कि टर्म्स आपके ऊपर भी छोड़ते हैं उन लोग, कि नहीं मुझे इतना का इतने ड्यूरेशन के हिसाब से मेरे को प्रीमियम भरने को होगा, क्योंकि मेरी इनकम, मेरी सेविंग जितनी होगी उसके हिसाब से मैं प्रीमियम भरने वाला हूँ। तो मेरे को नक्की करना है कि मैं प्रीमियम कभी ना कभी भर पाऊंगा, कैसे भरूंगा, ठीक है ना। तो ये होता है प्रीमियम। वो प्रीमियम इज डिसाइडेड बाय द कंपनी विच इज टू बी पेड बाय इंश्योर्ड। पीरियड ऐसे मैंने डिस्कस किया, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पीरियड का मैंने बोल दिया आपके सामने। और यहाँ आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी से पॉलिसी लिया हुआ है, वो पीरियड आपने पहले से वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, एग्रीमेंट में लिखा रहता है। जैसे मरीन इंश्योरेंस वगैरह होता है तो उसमें गुड्स आपका ट्रैवल हो रहा है तब तक का इंश्योरेंस का पीरियड गिना जाएगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। वो मैंने जैसा एयर एयर ट्रैवलिंग के लिए बात की, तो एयर ट्रांसपोर्ट जैसा आप लोगों का होता है, तो उसके दरमियान जो होता है वो एक ड्यूरेशन होता है। सो द पीरियड इज एसेंशियली, कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जितना ड्यूरेशन आपका रिस्क रहेगा, वो रिस्क के ड्यूरेशन का उतना आपका पीरियड गिना जाएगा। मतलब रिस्क खत्म और आपका पीरियड खत्म। ये एक, इसमें मैंने जैसा मरीन इंश्योरेंस की बात करी, गुड्स का वो जो ट्रैवलिंग खत्म हो गया, पहुंच गया गुड्स, रिस्क खत्म हो गया, रिस्क खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज expired, means that much duration they have to take. Then the claim, that is the amount under the policy which insured can demand on the event of that लॉस होने से जो भी कंपनसेशन आप डिमांड कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वो क्लेम होता है। So that claim can be obtained with this formula, that is policy value upon property value into loss. So here students, I am concluding today's session. और आज मैंने जो भी ये थियोरी पार्ट कराया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो आपको सब मालूम है, लेकिन खास करके हम लोग जब ये नेक्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके लिए खास करके ये सब बेसिक बातें
आपके नॉलेज में होना जरूरी है, सो दैट वी कैन कंफर्टेबली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस में खास करके टर्म्स तो समझने के लिए आपने समझ लो करके रखा है, बराबर से प्रिपेयर हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मेन समझना है। अगेन दिस इज अ कॉमर्शियल अर्थमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंटली देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखो ये एक जनरल सी बात है, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ। वर्ल्ड प्रॉब्लम में देखा गया है कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम, बट हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जिन्होंने प्रॉपरली समझ के किया होता है ना, उसको वो वर्ड प्रॉब्लम समझने का दिक्कत नहीं होता है, और उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। सो कमर्शियल मैथमेटिक्स जो होता है, वर्ड प्रॉब्लम से जो भरे हुए क्वेश्चन है, जैसे आगे हमने कमीशन ब्रोकरेज वगैरह देखा, डिस्काउंट का पार्ट देखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड पार्ट देखा, टोटली वर्ड प्रॉब्लम। तो कंडीशन समझना है, क्या दिया है आपको समझना है, पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये आदत डालना पड़ेगा। देखिए ये सब टॉपिक्स में इसी तरह से क्वेश्चन का स्टाइल रहता है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव वैसे उन लोगों ने दिया रहता है, कंडीशंस दी रहती है, तोड़ मरोड़ के दिया रहता है। आप जब तक नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन माइंड में बैठेगा नहीं, माइंड में नहीं बैठेगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ये बात ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ है ही नहीं ज़्यादा, तो मगर आप जब भी करते हो ना तो थोड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट लेके करने का, तो आपको ऑटोमेटिकली वो समझने को होता है। और साथ में मैंने बोल दिया कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, होने हैं, तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। और फिर आपको आइडिया डेवलप करनी है कि कैसे क्वेश्चन को हम करना है। अब कौन से इसमें तो ज़्यादा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, खास करके फॉर्मूला जो अपन ने आगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्ट में देखा, उसी में ज़्यादा फॉर्मूला है। कमीशन ब्रोकरेज में भी कोई फॉर्मूला नहीं है सच, लेकिन कभी कभी कोई लोग ऐसा उसको फॉर्मूला बना के जबरदस्ती याद रखने का कोशिश करते हैं, तो वो गलत बात है। जिधर जरूरी है वो फॉर्मूला का हिसाब से आपको याद रख के करना है, वहां करना है। जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, फॉर्मूला अपने आप बन जाता है, वो फॉर्मूला बना के आप ऐसा बवाल मत करो कि ये देखो फॉर्मूला हुआ। अरे तो अपने आप कैलकुलेट होता था, कोई परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको स्कूल लेवल में समझाया होगा, लेकिन अभी आपको बोलेगा कोई परसेंटेज निकालने के लिए तो कोई फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालने वाला है, डायरेक्ट मालूम पड़ता है कैसे परसेंटेज हम निकालते हैं, स्टेप उसका सबको मालूम होता है। तो ये बात है, अननेसेसरी फॉर्मूला फॉर्मूला करके ज्यादा बवाल नहीं करने का। जिधर फॉर्मूला का सिस्टम से जाना पड़ेगा वहां ही फॉर्मूला का आपको याद रखने की कोशिश करनी है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यू कैन हैव मिनिमाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ योर फॉर्मूला। जिधर नेसेसिटी है वही फॉर्मूला के आधार पे आपको फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा। और उधर भी मैं बोलता हूँ कि वो आप लॉजिक डेवलप करके लेने का, जो फॉर्मूला अपने आप बना सको, तो वो फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, ये कमीशन ब्रोकरेज, ये सब कमर्शियल अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ टेक्निकल होता है उसमें तो फॉर्मूला, जैसे इसके बाद एन्यूटी का जो टॉपिक आएगा, इंश्योरेंस एंड एन्यूटी जो टॉपिक एन्यूटी, उसमें स्पेसिफिक फॉर्मूला याद रख के ही आपको आगे बढ़ना रहता है। तो वो वहां पे अपन वो याद रखना ही है फॉर्मूला। तो कुछ यहाँ लिमिटेशन है। तो मेरी बात ये थी कि जबरदस्ती सब जगह का फॉर्मूला फॉर्मूला बोल के वो ज्यादा कलेक्शन मत जमा करो। जितना अपने को कम होता है फॉर्मूला याद रखने को, अच्छा है ना। अपने आप अपने को फॉर्मूला ध्यान में आ जाता है तो याद क्यों रखना है ना। इन माइंड यू कैन इमीडिएटली स्पॉट ऑन द फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं ना, तुरंत आप फॉर्मूला जनरेट कर सको, सोच सको, सोच के, तो फिर याद क्यों रखना है इफ योर लॉजिक इज परफेक्ट। तो ये सब बातें हैं ना, थोड़ा साइकोलॉजिकल है। ये जो आप इजीली इसको आप ध्यान में ले लोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आप उसी तरह से जाना पसंद करोगे तो आपको लगेगा तो ये तो कितना सारा फॉर्मूला है, क्या है, कितने सारे चैप्टर्स में अलग अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो वो फिर आपको डिमोरलाइज करते बैठ रहेगा, वो थिंकिंग नहीं लाने का वैसा।
ठीक है, तो स्टूडेंट टुडे आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू start with the exercise problems and we'll meet in the next session. Thank you friends, here I am ending.